हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके आगामी एग्जाम लाइक एनसीएल टेक्नीशियन, एनएससीएल टेक्नीशियन, यूपी आरयूवीएनएल या यूपी पीसीएल के आपके आगे आने वाले टेक्नीशियंस के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है कि फिगर बिलो शोज स्पार्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डिफरेंट एलॉय स्टील्स विच वन रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। यानी आपको नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क गुण को बताया गया है। निम्न में से कौन उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ आपको 4 आरेख दिए गए हैं, 4 सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पर मिश्र धातुओं के स्पार्कों को यहाँ बताया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्पार्क हाई कार्बन स्टील को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी आपको बताना है कि कौन सा हाई कार्बन स्टील को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो ए नंबर का है यानी ऑप्शन ए या इस वाला जो इंडिकेशन है, ये जो स्पार्क है आपका हाई कार्बन स्टील को इंडिकेट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला विकल्प, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। यानी निम्न में से कौन ऑक्सी एसिटिलीन प्रकार का लौ नहीं है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रल फ्लेम, नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि बात करें ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम की तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अंतर्गत न्यूट्रल फ्लेम आता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम भी आता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, नेचुरल फ्लेम नहीं आता है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू टू। यानी प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, यह निम्न कारण से हो सकता है। यानी फ्रेंड्स, आपको यहाँ कहा गया है कि जिस ड्रिल का आप यूज कर रहे हैं उस ड्रिल के साइज से अगर होल का साइज बड़ा हो जाता है तो वो किस कारण से हो सकता है, यहाँ पर ये आपको पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि बहुत ज़्यादा फीड होगी इसलिए, या फिर हेलिक्स एंगल का सटीक नहीं होने के कारण, या फिर लिप क्लियरेंस का सटीक ना होना भी इसका कारण है, या फिर कटिंग एज की असमान लंबाई है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप ड्रिल यूज़ कर रहे हैं उसके अगर कटिंग एज की असमान लंबाई होगी यानी अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज, तो आपका जो ड्रिल है ड्रिल के साइज से बड़ा होल बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी द ड्रिल होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ ड्रिल यूज्ड, इट कुड बी ड्यू टू अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एजेस। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर का। इफ अ बेंच वाइस इज ओवर टाइटन्ड व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज्ड। यदि बेंच वाइस बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार का दोष होने की संभावना है। यहाँ आपको पूछा गया है कि जो बेंच वाइस है अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसमें कौन सी दोष होगा या कौन सी एरर होगी। तो आपको यहाँ ऑप्शन में बताया गया है हैंडल, स्पिंडल, स्क्वायर नट या फिर फिक्स्ड जा।
तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बेंच वाइज होती है हम स्पिंडल की सहायता से कसते हैं, स्पिंडल ही उसे टाइट और लूज करने में मददगार होता है। तो आपका यहाँ बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 24वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बेंच वाइज यदि बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो उस पर स्पिंडल दोष होने की संभावना होती है। तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेस यूनिट अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन आधार इकाई नहीं है, केल्विन, कैंडेला, मोल या जूल। तो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पूछा गया है कि एसआई मात्रक या इकाइयों के एसआई मात्रक में कौन सी आधार इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि मूल आधार इकाई नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें केल्विन की तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और कैंडेला की बात करें तो ये भी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, और जूल जो है ये एसआई मात्रक नहीं होता है, ये दूसरा मात्रक होता है। आपको यहाँ एसआई मात्रक के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज, यानी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी आपको कहा गया है कि जब आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पस क्या है, यानी नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ पूछा गया है कि आप नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि प्रेरित तनाव को कम करने, या रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, या इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, या सॉफ्टन स्टील, या फिर इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस, या सख्तता बढ़ाने और भंगुरता कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में आपको नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पस पूछा गया है। तो नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पस होता है रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, यानी प्रेरित तनाव को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनिलिंग इज डन टू, यानी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनिलिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है। आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग में एनिलिंग क्यों करते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग टफनेस, इंक्रीजिंग सॉफ्टनेस, इंक्रीजिंग हार्डनेस, या फिर इंक्रीजिंग ब्रिटलनेस। तो आप कौन से गुण को बढ़ाने के लिए एनिलिंग करते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का बी, यानी मृदुता बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज सॉफ्टनेस। इसके लिए आप क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनिलिंग जो होता है सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट से ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से अध्ययन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइलिंग बीइंग डन एज शोन इन फिगर गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार के फाइलिंग चिकना करने का काम हो रहा है। आपको यहाँ एक फाइलिंग मेथड दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी फाइलिंग हो रही है, स्ट्रेट फाइलिंग, प्लेन फाइलिंग, या फिर आगे ड्रॉ फाइलिंग, या फिर फिनिश फाइलिंग। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन सी नंबर में ड्रॉ फाइलिंग दिखाई दे रही है, यानी ड्रॉ फाइलिंग यहाँ हो रही है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ड्रॉ फाइलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर आपका कि वी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार्स, इट हैज़ अ वी ग्रूव विच इज यूजली, यानी गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग होता है। इसमें वी ग्रूव होता है जो सामान्यतः खालिस्तान है, यानी आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल छड़ों या गोल रॉड को पकड़ने के लिए आप वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं जिसमें वी ग्रूव होता है। तो सामान्यतः वो जो ग्रूव होता है वो कितने डिग्री एंगल में होता है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट
करेक्ट आंसर देना है। ऑप्शन में आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री दिया गया है। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 90 डिग्री हो जाएगा। जो वी ग्रुप होता है वो 90 डिग्री में होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर का कि फिगर बिलो शोज आ टूल मार्क्ड ए विच रिमूव्स टेपर सैंक ड्रिल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल, इट इज कॉल्ड। यानी नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंक ड्रिल को हटाता है, इसे क्या कहते हैं। आपको यहाँ जो ए से इंडिकेट किया गया है ये क्या करता है, आपकी मशीन स्पिंडल के नोज से जो टेपर सैंक होती है उसको हटाता है ना। तो ये जो है क्या है, ड्रिफ्ट है ना। ड्रिफ्ट इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, जो कि ड्रिल मशीन में यूज़ होती है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, वेज, ड्रिफ्ट, लीवर या फिर फ्लैट। तो आपको यहाँ ड्रिफ्ट जो है करेक्ट आंसर देना है कि ये क्या होती है, ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी यूज्ड टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है साबुन पानी, नमक पानी, ताज़ा पानी या कठोर पानी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए आपको साबुन पानी का यूज़ करना चाहिए, जिसे हम सॉप वाटर भी कहते हैं। तो इसका यूज़ हम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। 31वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर विड्थ ऑफ अ स्लॉट। यानी स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का यूज होता है। स्लॉट की चौड़ाई को आपको मापना है और किस प्रकार के कैलिपर का आप प्रयोग करते हैं ये यहाँ बताना है। तो आपको आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर बताया गया है ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें इनसाइड कैलिपर ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। यानी निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। ऑप्शन ए है लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम, या रेल व्हील पर टायर, या बाइसाइकिल रिम पर टायर, या शाफ्ट पर फ्लाई व्हील। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये फिलहाल MPPGCL में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी अगर बात करें हम इसके करेक्ट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हमें ए दिखाई दे रहा है, यानी कार्ट रिम ऑन वुडन रिम। यानी लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यानी निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, ऑप्शन ए में बोला गया है। ऑप्शन बी कहता है कि इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लियरेंस देता है, या ऑप्शन सी कहता है कि इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस देता है, या ऑप्शन डी कहता है कि ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस देता है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 34 में जो पूछा गया है सही कथन कौन सा है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको डी नंबर पर यहाँ जो कथन दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस देता है, और यही क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां नंबर कि इन आर रिवेटेड जॉइंट द प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड जॉइंटेड थ्रू कवर प्लेट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। यानी रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं। जो आपका रिवेट जॉइंट होता है उसमें जब आप प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और उसी से कवर प्लेट भी जोड़ते हैं तो वो जो जॉइंट होता है
कौन सा जॉइंट कहलाता है, आपको वो यहाँ बताना है। तो आपको ऑप्शन में लैप जॉइंट, वट जॉइंट, एज जॉइंट या कॉर्नर जॉइंट दिया गया है। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बट जॉइंट। यानी जब आप रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं तो आपका बट जॉइंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बट जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ गेज इज बेसिकली अ खालिस्तान, यानी गेज मूलतः खालिस्तान होते हैं। गेज क्या होते हैं आपको यहाँ पूछा गया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गेज की, तो जो गेज होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो गेज होते हैं आपके चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बहुत सारे चेक करने का काम करते हैं आपके गेज। आपका अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर का कि विच ऑफ दीज सीट्स इज द थिनेस्ट, यानी निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है, आपको यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन में आपको बताया गया है 10 गेज सीट या 20 गेज सीट या 30 गेज सीट या 40 गेज सीट। डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बात करें सीट की, तो जितने ज़्यादा बड़े साइज का गेज सीट होगा वह उतना ही पतला होगा। यहाँ हमें ऑप्शन में 40 गेज सीट दिखाई दे रहा है, यानी सबसे थिनेस्ट यही होगा, यानी सबसे पतला सीट यही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 38वां नंबर का कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स अ स्पिंडल सेट ऑफ स्लिप गेजेस इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ, यानी भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन ए कहा गया है 81 पीस, ऑप्शन बी 112 पीस, ऑप्शन सी 120 पीस या 130 पीस। तो भारतीय मानक के अनुसार जो स्लिप गेज होते हैं उनमें कितने सेट होते हैं ये बताना है, कितने पीस होते हैं ये बताना है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ 112 पीस, यानी 112 पीस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि as shown in figure below what is being used to check spark plug gap, यानी नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको कहा गया है स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर बी में फीलर गेज, ऑप्शन सी नंबर में लीफ गेज और ऑप्शन डी में लिमिट गेज। यानी आपको यहाँ पर एक स्पार्क प्लग गेज दिया गया है और उसमें जो गैप है उसको चेक किया जा रहा है। तो आपको किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज़ किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों ये क्या होता है, फीलर गेज होता है। यानी जब कभी हमें दो मेटिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करना होता है तो हम कौन सा गेज यूज़ करते हैं, फीलर गेज। तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फीलर गेज इसका आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। आगे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ थ्रेड शोन बिलो, यानी नीचे किस प्रकार का थ्रेड आपको दिखाया गया है बताना है। तो नीचे देख लेते हैं किस टाइप का थ्रेड है। आपको ये थ्रेड यहाँ पर दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि क्या बटरेस थ्रेड है, नक्कल थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है या ब्राउन और शार्प वॉर्म थ्रेड है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो थ्रेड दिखाया गया है 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिखाया गया है और ये एरिया पिच से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो थ्रेड का टाइप है ये बटरेस थ्रेड है, यानी 40वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 40वें नंबर का ऑप्शन ए जो है यहाँ करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चेन ड्राइव्स यूज, चेन ड्राइव खालिस्तान का प्रयोग करता है। चेन ड्राइव किस
का प्रयोग करता है? स्पर गियर, स्प्रोकेट, वार्म गियर या आइडलर गियर? तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हम आपको अगले सेशन या अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका सही आंसर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें।